नमस्कार सभी को, आप सभी का ढेर सारा स्वागत है आपके अपने चैनल पीसी फार्मा में। जी, हम लोगों ने फार्माकोलॉजी पढ़ना स्टार्ट किया था, जो कि डी फार्मेसी सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट था। डी फार्मेसी है ना, ठीक है। इसमें हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया, उसका प्लेलिस्ट भी बन चुका है, आप चैनल के होम पेज पे जाके देख सकते हैं। और उसका जो है नोट्स हमने पीसी फार्मा टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है, उसका भी लिंक आपको इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, ठीक है भैया। और हमने जो है चैप्टर 2 स्टार्ट कर दिया है पढ़ना। चैप्टर 2 में हम लोगों ने पढ़ाई की थी, कुछ चीज़ें थी। फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने कवर किया था न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन। सेकेंड चैप्टर का आपको पता ही है, हेडलाइन मेनली क्या है, ड्रग एक्टिंग ऑन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। हमने 2 चीज़ें कंप्लीट कर लिया है इसमें 2 लेक्चर में। पहला था न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन और दूसरा टॉपिक हमने कवर किया है इसमें कोलिनर्जिक ड्रग्स। कोलिनर्जिक्स ड्रग्स हमने पढ़ लिया है, तो आपको वो देखना हो तो आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं भैया। और ज़रूर देखिए और पढ़िए, ताकि पेपर में आपको आसानी हो। आप समझते चलेंगे धीरे धीरे तो आसानी रहेगा। पेपर के दौरान तो हम लोग फास्ट पीरियड या फिर फास्टली कवर करते हैं ना वीडियो लेक्चर में, एक ही वीडियो लेक्चर में ढेर सारी टॉपिक्स को जो इंपॉर्टेंट रहता है, लेकिन फिलहाल के लिए समझने के लिए ज़रूरी है। चलिए भैया, तो आज बिना देरी के शुरू करते हैं एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स, जो कि सेम हूबहू उल्टा काम करेगा आपके कोलिनर्जिक ड्रग्स के। कोलिनर्जिक क्या करते थे, ये बिहेव करते थे या फिर एज इट वर्क करते थे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरह। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वही था जो कि हमारे रेज हुए हार्ट बीट को या फिर किडनी के फंक्शन को या फिर फेफड़े के फंक्शन को कम करता है। यानी कि जो अचानक से चीज़ें हमारे शरीर में बढ़ जाती हैं, एबनॉर्मलिटी आ जाती है फंक्शन में, तो उसको जो है कम करता है कोलिनर्जिक ड्रग्स या फिर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो उसी तरीके से कोलिनर्जिक सिस्टम हमने पढ़ लिया था, कोलिनर्जिक ड्रग्स। अब पढ़ना है कि एंटी कोलिनर्जिक्स, यानी कि सेम जो है इसके उल्टा काम करने वाली दवाइयाँ। यानी कि ये एंटी कोलिनर्जिक क्या करेंगी, ये नॉर्मल कर रहा था तो ये क्या करेगा, ये नॉर्मल नहीं करेगा, बढ़ाएगा। तो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स जस्ट अपोजिट है कोलिनर्जिक ड्रग्स के, है ना। तो चलिए इसमें चीज़ें हम पढ़ते हैं। इसमें भी आपको पता है सिलेबस के अनुसार हमको क्या क्या पढ़ना रहेगा भैया। डिफिनीसन पढ़ना रहेगा, डिफिनीसन है ना पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट रहेगा क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या रहेगा, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन। चौथा पॉइंट क्या रहेगा, डोज। पांचवा पॉइंट इंडिकेशन, या फिर इसी को आप क्या बोल सकते हैं, यूज। आप फर्स्ट वीडियो लेक्चर जरूर देख लीजिएगा कोलिनर्जिक ड्रग्स का। छठा पॉइंट क्या रहेगा, कंट्रा इंडिकेशन, कंट्रा इंडिकेशन। तो ये 6 पॉइंट्स हमको इसके भी पढ़ने रहेंगे, तो इसको डिस्कस करते हैं अच्छे तरीके से और इजी वे में। आप अपने पीसी फार्मा चैनल को प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिए और कमेंट्स जरूर कर दिया करिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, जिससे हमें थोड़ी सी एक्साइटमेंट होती है और वीडियो बनाने के लिए, या फिर हम मोटिवेटेड होते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स को क्या लिखा है हमने नोट्स में हम लोगों ने। डिफिनीशन, दोज टाइप ड्रग्स आर विच ऑक्युपाई द एसिटिलकोलिन रिसेप्टर लाइक निकोटिनिक एंड मस्कैर्निक, बाय दिस प्रिवेंट द एक्शन ऑफ एसिटिलकोलिन। देखिए इसमें क्या होता है, जो कोलिनर्जिक ड्रग्स थे वो एसिटिलकोलिन से जुड़ के उसको एक्शन देते थे, उसको और सपोर्ट करते थे। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगी, देखिए लिखा है दोज टाइप ड्रग्स, ऐसी दवाइयाँ जो ऑक्युपाई करे। ऑक्युपाई मतलब होता है घेर लेना। एसिटिलकोलिन जो रिसेप्टर्स हैं जैसे निकोटिनिक और मस्कैर्निक, उसको घेर लेना, और उसको घेरने के बाद उसके काम को कम करते। जैसे ये मान लीजिए एसिटिलकोलिन, ACH लिख रहा है ना, एसिटिलकोलिन रिसेप्टर है, तो यहीं पे आएगी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स और इसको ऐसे कवर कर ले, ऐसे घेर ले। ऑक्युपाई मतलब घेरना होता है ना। समझ पा रहे हैं आप, ये है रिसेप्टर, ये है ड्रग्स। घेरने का मतलब उससे जुड़ जाए। अगर इसको इसी को ऐसे शेप में बना दीजिए, ये हो गया एसिटिलकोलिन रिसेप्टर और यहीं पे आ गया ड्रग्स, ऐसे घेर ले फंक्शनल साइट को। तो जब फंक्शंस वाले साइट को आप बंद कर देंगे तो जाहिर सी बात है वो काम नहीं कर पाएगा। तो वही ऐसी दवाइयाँ हैं एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स, दोज ऑक्युपाई द एसिटिलकोलिन रिसेप्टर बाय दिस प्रिवेंट द एक्शन एसिटिलकोलिन, ओके। और इसी को इट आल्सो नोन एज पैरासिम्पैथोलाइटिक एजेंट या फिर ड्रग। पैरासिम्पैथोलाइटिक, आपको माइमेटिक और लाइटिक्स में कल अंतर मैंने बताया था। माइमेटिक का मीन होता है हूबहू मिमिक्री करना, और लाइटिक्स का मतलब है अपोजिट,
ओके तो इसको हम पैरासिम्पैथोलाइटिक्स भी बोलते हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम लाइटिक्स यानी उल्टा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के उल्टा ये काम करता है ऐसी दवाइयाँ। ओके इन अदर वर्ड दोज ड्रग विच गिव अपोजिट एंटी एक्शन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, इसी को और भी अलग तरीके से आप डिफिनेशन लिख सकते हैं, ऐसी दवाइयाँ जो अपोजिट या उल्टा एक्शन दें पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के, उसी को हम एंटीकोलिनर्जिक ड्रग बोलते हैं। दैट्स क्लियर। ओके चलिए इसमें भी क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स का क्लासिफिकेशन में क्या है भैया, इसमें दो टाइप के हैं, देखिए एंटी मस्कैर्निक ड्रग और एंटी निकोटिनिक ड्रग। अब देखिए ये दोनों कैटेगरी रिलेटेबल हैं पहले वीडियो लेक्चर से। कैसे? क्योंकि उसमें हमने बताया था पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में दो टाइप के रिसेप्टर पाए जाते हैं, निकोटिनिक रिसेप्टर और मस्कैर्निक रिसेप्टर। निकोटिनिक के दो थे, NN और NM, निकोटिनिक न्यूरॉन और निकोटिनिक मसल्स, और इसमें हैं 5 टाइप के, M1 M2 M3 M4 5, ठीक है ना। तो इसी रिसेप्टर को जब दवाइयाँ घेर लेंगी तो जाहिर सी बात है दवाई काम नहीं कर पाएगी। जैसे कि ये देखिए यहाँ पे दो टाइप के क्लासिफिकेशन लिखे थे ना, देख लेते हैं। एंटी मस्कैर्निक ड्रग यानी कि मस्कैर्निक के काम को रोक दे, वो दवाइयाँ एंटी मस्कैर्निक ड्रग कहलाएंगी। एंटी निकोटिनिक ड्रग ऐसी दवाइयाँ जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स के काम को रोक दें, तो उसे एंटी निकोटिनिक ड्रग बोलेंगे, है ना। जैसे ये मान लीजिए ये M रिसेप्टर था, मस्कैर्निक रिसेप्टर, यहाँ पे आ गई ड्रग, तो यही हो गया एंटी मस्कैर्निक ड्रग। एंटी मस्कैर्निक, इसको एंटी मस्कैर्निक ड्रग आप बोल सकते हैं। समझ गए बात को? ओके यानी कि मस्कैर्निक जो है हमारे शरीर में काम करना चाहता है, मस्कैर्निक रिसेप्टर जो कि सेंस लेगा, मैसेजेस लेंगे हमारे साथ, न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन हमने पढ़ा था, करंट वगैरह फ्लो होगा, एक्शन पोटेंशियल, और काम करेगा। लेकिन जब ये दवाइयाँ दे देंगे तो वो काम करना बंद कर देगा, तो यही एंटी मस्कैर्निक ड्रग कहलाया जाएगा। ओके देखिए इसमें 2-3 कैटेगरी की दवाइयाँ हैं, नेचुरल एजेंट, सेमी सिंथेटिक एजेंट, सिंथेटिक एजेंट। नेचुरल का मतलब आप समझ पा रहे हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा इंटरमीडिएट प्रोसेस नहीं किया जाएगा, नेचुरली लिया जाएगा और इसको एज इट एक्सट्रैक्ट वगैरह निकाल के यूज़ कर लिया जाएगा। आपने कोग्नोसी में पढ़ा था, फार्माकोग्नोसी में, है ना। सेमी सिंथेटिक क्या होता है? नेचुरल आप लेंगे, नेचुरल पोर्शन, जैसे कि पहला था नेचुरल था, नेचुरल इसमें फुल्ली वैसे ही यूज कर लेते थे, ठीक है। और सेमी सिंथेटिक में क्या है? आधा, सेमी, तो आधा जो है नेचुरल पोर्शन रहेगा, नेचुरल पोर्शन, और आधा जो है सिंथेटिक, यानी कि हम मनुष्य द्वारा बनाया गया और रिएक्शन वगैरह करके, तो इसी को जब जोड़ के बनेगा दवाई ना, तो उसी को सेमी सिंथेटिक बोल देंगे। और जब सिंथेटिक वाला यानी कि फुल्ली जो है सिंथेटिक, ये केमिकल वगैरह से रिएक्शन करा के लेबोरेटरी में ही तैयार किया था, इसमें नेचुरल चीज़ें नहीं रहती हैं, है ना। तो ये हो गया सेमी, ये हो गया सिंथेटिक। चलिए देखिए नेचुरल में क्या है? एट्रोपिन और हायोसिन, एट्रोपिन एंड हायोसिन। सेमी सिंथेटिक एजेंट में क्या है? ये देखिए पूरी दवाइयाँ याद करना हमें जरूरी नहीं है, इस कैटेगरी में अब देखिए ढेर सारी दवाइयाँ, 5-6 दवाइयाँ हैं, तो इसमें 2-3 याद रहेगा बहुत है, कोई दिक्कत नहीं। सेमी सिंथेटिक में क्या है? इप्राट्रोपियम है, होमाट्रोपिन है, प्रोपेनथिलीन है, टियोट्रोपियम ब्रोमाइड है और हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड है। इसमें से 1-2 याद रखिए, इप्राट्रोपियम याद रखिए और टियोट्रोपियम ब्रोमाइड, बस 2 याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं, अभी समझते जाइए आप लोग। सिंथेटिक कंपाउंड क्या है? पायरेंजेपिन है, आइसोप्रोपामाइड है, ऑक्सीफेनोनियम है और डाईसाइक्लोमीन है और ट्राईहेक्सीफेनिडील है और ट्रोपिकामाइड है। इसमें देखिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि ये भैया ये तो कितना ढेर सारा नाम है, कैसे क्या होगा हम लोग का, ऐसा कुछ नहीं परेशान होना है हमको। जो है क्या इसमें बस ये कैटेगरी याद रखिए, एंटी मस्कैर्निक और एंटी निकोटिनिक 2 कैटेगरीज हैं, और इसमें ये कैटेगरीज लिख दीजिए और इसका एक एग्जाम्पल लिख देंगे ना आप, फिर भी बहुत है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। ऐसी चीज़ें हैं, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। देखिए अब एंटी निकोटिनिक ड्रग में क्या है? गैंग्लियन ब्लॉकर, NN ब्लॉकर है, और इसमें जो है 2 कैटेगरी हैं, क्वार्टनरी अमोनियम और टर्शियरी अमीन, यानी कि NN ब्लॉकर वो था मसल्स वाला और ये है न्यूरॉन्स वाले, मेनली न्यूरॉन्स ब्लॉकर की बात हो रही है। NN न्यूरॉन्स, सॉरी निकोटिनिक न्यूरॉन्स ब्लॉकर। तो जैसे क्वार्टनरी अमोनियम कंपाउंड में क्या है? ये क्वार्टनरी का मतलब 4 अमोनिया कंपाउंड रहेंगे, अमोनिया NH3 जो बोलते हैं आप, है ना। तो अमोनियम है ना, तो NH4 रहेगा अमोनियम, तो 4 अमोनियम कंपाउंड रहेंगे जिसमें मिलके बना रहेगा, तो हेक्सामेथोनियम है और पेंटोलिनियम है। टर्शियरी अमीन में है देखिए मेका माइलामीन और पेम्पिडीन, 2 नाम इसमें से भी याद रखेंगे आप, पेंटोलिनियम याद रख लीजिए और पेम्पिडीन याद रखिए,
बस बात खत्म। तो ये है क्लासिफिकेशन। थोड़ा सा लग रहा होगा कि ये क्या पढ़ रहे हैं, कैसे कैसे नाम है भैया, कैसे याद होगा रे बाबा। कोई बात नहीं, होता है चीज़ें। आप बार बार पढ़ेंगे, एक दो बार पढ़ेंगे चीज़ें, आपको प्रोनाउंसिएशन सही होने लगेगा, आप समझने लगेंगे चीज़ों को जल्दी जल्दी, और हम लोग बेस्ट कर पाएंगे। ठीक है, आप परेशान बिल्कुल मत होइए, पढ़ते जाइए बस। ठीक है, नोट्स वगैरह बनाते रहेंगे हम लोग, लास्ट पीरियड में या फिर ऐसे ट्रिक्स वगैरह साझा करते रहेंगे। आप कमेंट्स करिएगा, जो चीज़ें आपको दिक्कतें हो रही हैं, हम लोग ज़रूर उसको सॉल्व किया जाएगा, सोल्यूशन खोजा जाएगा उसका। तो भैया आपने डिफिनीशन पढ़ लिया, क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, आप क्या पढ़ना है? फार्माकोलॉजिकल एक्शन। फार्माकोलॉजिकल एक्शन का मीन आप समझते ही हैं कि ऐसी दवाइयाँ जो हैं ये सब, तो ये हमारे शरीर पे क्या इफेक्ट दे रही हैं, उसी को बताना है कि कैसे वो कार्य कर रही हैं अपना शरीर में जाके। देखिए क्या है फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स, जैसे कि एट्रोपिन का हम लोग मेनली बात कर रहे हैं। अब हर दवाई तो इतनी ढेर सारी दवाइयाँ अभी देखे हैं, तो हर दवाई अलग अलग काम करती है। तो एट्रोपिन का देख लेंगे हम लोग। एट्रोपिन क्या करता है? सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये क्या करता है? दिस ड्रग गिव ओवरऑल सीएनएस स्टिमुलेशन। अब देखिए ये सीएनएस को स्टिमुलेट करने का काम करता है। हमने अभी बताया था जस्ट कि ये कोलिनर्जिक सिस्टम के उल्टा काम करेगा। कोलिनर्जिक सिस्टम, कोलिनर्जिक ड्रग जो था, कोलिनर्जिक ड्रग, ये क्या काम करते थे? ये डिक्रीज करते थे या फिर नॉर्मल करते थे कार्य को, जो भी हमारे शरीर में हार्ट बीट है, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट के सिस्टम को, ये सब चीज़ें। लेकिन एंटी कोलिनर्जिक क्या करते हैं यहीं पे? एंटी कोलिनर्जिक ड्रग ये क्या करते हैं? ये बढ़ाने का काम करते हैं। तो वही सेम चीज़ देखिए दिख रहा है हमें कि ये स्टिमुलेट करते हैं, सीएनएस को स्टिमुलेट करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, और हम अच्छा फील, एक्साइटेड फील करने लगेंगे, फ्रेश टाइप का कुछ, है ना, ये चीज़ें। आई पे क्या काम होगा एट्रोपिन का? मिड्रियासिस अकर्स, डायलेशन ऑफ प्यूपिल। प्यूपिल जो है, पुतली जो होती है वो फैल जाएगी। अगर पुतली का साइज कुछ ऐसा है, जो आँख में ब्लैक वाला पोर्शन होता है, अगर इतना साइज है तो ये फैल जाएगी, तो ये कुछ इतना हो सकता है। और जब हम कोलिनर्जिक ड्रग पढ़ रहे थे तो उस दवाई से पुतली जो है सिकुड़ती थी, कंस्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल होता था, और यहाँ पे डायलेशन ऑफ प्यूपिल। ये इसलिए मैं बोला था, एक वीडियो लेक्चर को आप समझ लेंगे ना, कोलिनर्जिक तो एंटी कोलिनर्जिक आपको समझने में आसानी होगी। वैसे ही अभी आगे पढ़ेंगे तो एड्रिनर्जिक पढ़ेंगे, और उसी का दूसरा होगा एंटी एड्रिनर्जिक। ओके, तो बस सिंपल है, कहीं ना कहीं लॉजिकली आप लगाइए अपना दिमाग तो, ठीक है। इसी में देखिए आई में मिड्रियासिस हो गया, डायलेशन ऑफ प्यूपिल, और दूसरा उसी में पॉइंट लिखा है इंक्रीज इंट्राऑकुलर प्रेशर टेंशन, यानी कि इंट्राऑकुलर प्रेशर आपको बताया था मैंने, आँखों के अंदर जो खाली जगह होता है ना, तो उसमें फ्लूइड भरे होते हैं। जैसे कि हम लोग आँख अगर ऐसे बनाते हैं, आपने एनाटॉमी पढ़ी भी होगी इसकी, किसमें? ह्यूमन एनाटॉमी में। तो ये वाला पोर्शन क्या होता है? फ्लूइड भरा होता है। तो इस दवाई एट्रोपिन का यूज करने से इसमें फ्लूइड का प्रेशर बढ़ने लगता है, आँखों में तनाव बढ़ने लगेगा, आँखें हो सकती है आपकी दर्द करने लगे, ऐसे चढ़ जाए, रेडनेस वगैरह, है ना। सीबीएस का क्या फुल फॉर्म है भैया? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। देखिए इसीलिए बोला जाता है कि पढ़ाई वेस्ट नहीं है। आप देखिए फर्स्ट ईयर में अगर थोड़ा बहुत भी पढ़े हैं तो उसी का रिलेटेड जो है चीज़ें हम सेकेंड ईयर में देखिए डिस्कस कर रहे हैं। तो ये चीज़ें ध्यान रखिए कि आप कहीं ना कहीं रिलेटेबल हैं, तो थोड़ा बहुत सब्जेक्ट पे ध्यान देना है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ट्रेकीकार्डिया, इंक्रीज हार्ट रेट, इसमें हार्ट रेट बढ़ जाएगा, और कोलिनर्जिक में क्या होता था? हार्ट रेट घटता था। हाई ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा, ठीक है भैया। ग्लैंड जो ग्रंथि होती हैं, इंक्रीज स्वेटिंग, हमें पसीना ज़्यादा हो सकता है एट्रोपिन यूज करने पे। उसी में है क्या? सेलिवरी भी, सलाइवा जो लार बोलते हैं, थूक जो बोलते हैं लार, वो भी ज़्यादा सिक्रीट होगा हमारे शरीर में, मुंह में। ब्रांकियल एंड लैक्रिमल, ये सब जो है इंक्रीज हो जाएंगी, पसीना भी ज़्यादा हो जाएगा, लार भी ज़्यादा हो जाएगा। ब्रांकियल यानी ब्रांकी जो हमारे फेफड़ों में फैली पड़ी हैं नलियाँ, श्वास नलियाँ, उसमें भी ज़्यादा सिक्रीशन होने लगेगा। लैक्रिमल जो अश्रु ग्रंथि होती है, जो आँख के नाक के पास पाई जाती है, अगर नाक को इस टाइप से कुछ बनाया जाए, है ना, यहीं पे आप आँख को बनाते हैं ऐसे कुछ इस टाइप से, ठीक है ब्रदर। तो ये चीज़ें होती हैं, हम बस समझने के लिए बना रहे हैं, परेशान मत होइए। तो यहीं पे लैक्रिमल ग्लैंड पाई जाती है नाक में, जिसकी वजह से क्या होती है? आंसू बहते हैं या निकलते हैं, है ना। तो ये चीज़ें ग्लैंड पे इफेक्ट पड़ता है एट्रोपिन का। जीआई मोटिलिटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी, मूवमेंट कैसा होगा? डिक्रीज द जीआई मोटिलिटी, इट आल्सो यूज्ड एज एंटी स्पाज्मोडिक। देखिए सेम उल्टा एक्शन दे रहा है। जब वहाँ पे हम पढ़ रहे थे कोलिनर्जिक सिस्टम में, तो ये जो है बढ़ा रहा था मूवमेंट को। देखिए
एसिटिलकोलिन स्टिमुलेट मस्कानिक रिसेप्टर पैरासिटाइसिस मूवमेंट आर इंक्रीज्ड। ठीक है, यहाँ पे मूवमेंट इंक्रीज होता था कोलिनर्जिक सिस्टम में, लेकिन एंटी कोलिनर्जिक ड्रग में एट्रोपिन जब दे रहे हैं तो यहाँ पे मोबिलिटी या मोटिलिटी कम हो रहा है। समझ पा रहे हैं बात? उल्टा है सीधे सीधे भैया। अगर वहाँ हार्ट बीट बढ़ रहा है, घट रहा था तो यहाँ पे बढ़ रहा है, वहाँ पे कोई चीज़ घट रही थी तो यहाँ पे बढ़ेगा। सेम चीज़ें हैं कहीं ना कहीं, तो परेशान नहीं होना है हम लोगों को। चलिए, तो आपने फार्माकोलॉजिकल एक्शन भी देख लिया। अब डोज ऑफ एट्रोपिन, एट्रोपिन कितनी खुराक में या कितनी मात्रा में दे सकते हैं हम? तो देखिए, इन डिफरेंट डिजीज कंडीशन डोज आर आल्सो डिफरेंट। अलग अलग बीमारी के कंडीशन में, अवस्था में हमें डोज भी विभिन्न देना पड़ता है, यानी कम ज़्यादा देना पड़ता है जैसी ज़रूरत हो। तो उसी में देखिए लिखा है क्या है, 0.5 mg टोटल नॉट मोर देन 3 mg एट एवरी 3 to 5 मिनट्स इज़ प्रिफेयर टू कंट्रोल ब्रेडिकार्डिया। अगर ब्रेडिकार्डिया का क्या मतलब होता है? ट्रेकिकार्डिया मतलब होता है क्या? हार्ट बीट बढ़ जाना या फिर बीपी बढ़ा होना, और ब्रेडिकार्डिया मतलब घटा होना। तो बीपी जब घटता है ना भैया, घट जाता है बीपी, यहाँ पे लिख सकते हैं आप बीपी। तो बीपी जब घटता है ना भैया तो बड़ी दिक्कत होगी। क्यों दिक्कतें होंगी? क्योंकि हार्ट जब ब्लड नहीं पूरे सही में भेजेगा तो आपको पता है ब्रेन के पास भी ब्लड नहीं पहुँचेगा, है ना? ब्रेन के पास नहीं पहुँचेगा, हार्ट के पास भी नहीं पहुँचेगा, किडनी के पास भी नहीं पहुँचेगा, मतलब पूरी शरीर हमारी कहीं ना कहीं सिस्टम ठप पड़ जाएगा। तो उस अवस्था में हमें एट्रोपिन देना पड़ता है ताकि हमारी बीपी बढ़ जाए। क्योंकि अभी हमने पढ़ा फार्माकोलॉजिकल एक्शन में कि ट्रेकिकार्डिया इंक्रीज हार्ट रेट, एट्रोपिन देने की वजह से हार्ट रेट बढ़ जाता है। तो समझ पा रहे हैं आप बात को? देखिए, कोलोजी में आप चीज़ें जान पाएंगे कि कौन सी दवाइयाँ कैसे काम कर रही है। तो इसलिए इसको अच्छे से पढ़िए, बहुत मन लगा के, मज़ा आएगा आपको जब आप मार्केट में या मेडिकल फील्ड में आप हैं अगर अभी से भी, या पढ़ने के बाद उतरेंगे तो आपको चीज़ें समझ आने लगेंगे। ओ भैया, यही तो बात है इसमें, और क्या है, हमें तो आता है ये चीज़ें, है ना? चलिए, तो 0.5 mg टोटल नॉट मोर देन 3 mg, मतलब 3 mg से ज़्यादा नहीं देना है हमें। प्रत्येक 3 से 5 मिनट के अंतराल में हम दे सकते हैं 0.5 mg यानी आधा mg, लेकिन 2-3-4 बार के ड्यूरेशन में देने पे, बार बार कंटिन्यूस जब देंगे तो 3 mg से ज़्यादा नहीं देना है, ये याद रखना है। उसका लिखा है 0.4 to 0.6 mg डोज ऑफ एट्रोपिन एवरी 30 to 60 मिनट्स टेकन एज अ प्री एनेस्थेटिक फॉर इनहिबिशन ऑफ सलाइवेशन। अच्छा, जब हम प्री एनेस्थेटिक क्या होता है? अभी हम एनेस्थीसिया पे पढ़ेंगे तो बता देंगे, यहाँ पे भी बता दे रहे हैं। एनेस्थीसिया के पहले जो है ना, जब सुन्न होने वाली दवाई दी जाती है, उससे पहले जो दवाइयाँ दी जाती हैं उसी को प्री एनेस्थेटिक बोलते हैं। प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद। तो ये थोड़ी चीज़ें हैं। तो प्री एनेस्थेटिक यानी एनेस्थीसिया देने से पहले भी कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं, जैसे कि आपको दी जाएगी ताकि मुंह ना सूखे आपका ऑपरेशन के दौरान, आपको आप घबराए नहीं ना लगे, सर दर्द ना हो, आपको दिक्कतें ना हो, आपकी बीपी कम ज़्यादा ना हो जाए, तो इसलिए आपको प्री एनेस्थेटिक दवाइयाँ दी जाती हैं। सुन्न करने से पहले कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं, क्योंकि आपको पता रहता है कि मेरा ऑपरेशन होने वाला है दैया, आप मेरी शरीर चीड़ देंगे, मेरा पैर काट देंगे, चाहे जो जिस टाइप का ऑपरेशन है आपका, तो आप घबरा सकते हैं ना। तो आपको बीपी आपका कम ना हो, आपकी दिक्कतें ना हो, आपको बहुत ज़्यादा सलाइवेशन, आपका मुँह ना सूखने लगे, तो प्री एनेस्थेटिक दवाइयाँ दी जाती हैं। तो अभी हमने पढ़ा था कि जब ग्लैंड पे एट्रोपिन का क्या इफेक्ट हो रहा है, ये सलाइवा वगैरह को बढ़ा दे रहा है, तो इसीलिए बोल रहा है 0.4 से 0.6 mg खुराक जो है हम एट्रोपिन का प्रत्येक 30 से 60 मिनट पे दे सकते हैं प्री एनेस्थेटिक फॉर इनहिबिशन ऑफ सलाइवेशन, यानी कि लार रुके ना, इसके लिए हम एट्रोपिन को दे सकते हैं पेशेंट को। समझ पा रहे बात? क्योंकि मुंह भी नहीं सूखना चाहिए, मुंह सूख जाएगा, आप एकदम हाफने उफने लगेंगे, ऐसा कुछ दिक्कतें होने लगेंगी, सांस तेजी से ले सकते हैं। तो ये डोज ऑफ एट्रोपिन है, किस किस कंडीशन में अलग अलग डोजेज हैं। ठीक है ब्रदर, समझ गए आप चीज़ों को? चलिए, अब इंडिकेशन पढ़ लेंगे और कंट्रा इंडिकेशन, और ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर हम अगला टॉपिक कवर करेंगे। तो इंडिकेशन में क्या है? इट यूज्ड एज अ प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन। इसको हम प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। प्री एनेस्थेटिक अभी समझाया मैंने, एनेस्थीसिया यानी सुन्न की दवाई देने से पहले जो दवाइयाँ दी जाती हैं उसी को प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन बोलते हैं। समझ गए बात को आप? चलिए, उसमें बात लिखा है वहीं पे कि दूसरा पॉइंट लिखा है, इन ब्रोंकियल अस्थमा ट्रीटमेंट एट्रोपिन आर आल्सो यूज्ड इन डिक्रीज द म्यूकोसल सिक्रीशन। यहीं पे अस्थमा के ट्रीटमेंट में भी दिया जाता है इसको कहीं ना कहीं, ताकि म्यूकोसल सिक्रीशन को हम डिक्रीज कर सके, कम कर सके। ठीक है। इन द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसोनिज्म ब्रेन डिसऑर्डर अनकंट्रोल मूवमेंट, देखिए ये ब्रेन से
CNS से संबंधित बीमारी है, जिसमें होता क्या है कि हमारे हाथ का कंट्रोल एकदम खो जाएगा। जैसे अक्सर बूढ़े बुजुर्गों में देखा जाता है कि उनके हाथ कांपने लगेंगी, ऐसी दिक्कतें होती हैं, है ना। तो ये पार्किंसंस डिजीज बोलते हैं। उसमें होता क्या है, ब्रेन डिसऑर्डर होता है, अनकंट्रोल्ड मूवमेंट, हमारे शरीर हाथ पाँव पे कंट्रोल नहीं रह जाता। फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया अभी बताया था मैंने क्या, लो बीपी, जब बीपी लो होती है तो उस दौरान भी हम एट्रोपिन दे सकते हैं। तो आप चीज़ें थोड़ी सी याद रखिए, आप जनरली आपको कर ले जाएंगे, आपको हेल्पफुल होगा। कंट्राइंडिकेशन कल ही बताए थे, इसका मतलब है निषेध, कंट्रा इंडिकेशन, यूज नहीं करने की बात होगी। तो अब कुछ स्पेशल अवस्था होगी, ऐसी तो है नहीं दवाई बनाई जा रही है कि यूज़ नहीं करना है, यूज़ करना है, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं कि हमें दवाइयाँ यूज़ नहीं करनी होती हैं। चलिए भैया, तो ये क्या क्या हैं देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, इट इज़ नॉट यूज फॉर ट्रेकीकार्डिया पेशेंट। ट्रेकीकार्डिया यानी कि जिसकी बीपी बढ़ी हो, उसको हमें ये दवाइयाँ नहीं देनी है। क्यों नहीं देनी है? क्योंकि ये खुद ही बीपी बढ़ा रही है। तो अब बीपी बढ़ा हुआ पेशेंट है, उसको दे देंगे तो वही तो मर जाएगा, उसकी हार्ट जो फेल कर जाएंगी, पंप कर करके फट जाएंगी एकदम से, बिल्कुल, है ना। चलिए दूसरा पॉइंट क्या है, पेशेंट हैविंग अ टेंडेंसी ऑफ इंक्रीज्ड इंट्राऑकुलर प्रेशर इन दिस कंडीशन डज नॉट यूज एट्रोपिन या एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। अगर पेशेंट में ऐसी संभावना बन रही है, टेंडेंसी संभावना है कि उसकी इंट्राऑकुलर प्रेशर, आंखों के अंदर का प्रेशर बढ़ा हुआ है, अभी मैंने समझाया था यहाँ पे आपको, ये देख सकते हैं आंखों में अगर ये प्रेशर बढ़ा हुआ है, इंक्रीज्ड है, तो हम ये दवाइयाँ बिल्कुल नहीं देंगे। ओके, तीसरा पॉइंट लिखा है, एट्रोपिन एवॉइड इन ग्लूकोमा, ग्लूकोमा में भी इसे एवॉइड करना है। ओके, ग्लूकोमा आप कमेंट करके बताएंगे क्या होता है, आंखों से ही संबंधित बीमारी है भैया। हाँ, मैंने बताया भी है फर्स्ट वीडियो लेक्चर में, तो थोड़ा सा आप जरूर ध्यान दीजिए इन चीज़ों का। चौथा पॉइंट है, इट इज़ एवॉइड इन फीवर बिकॉज इट आल्सो इंड्यूस टेम्परेचर। इसमें देखिए, ये फीवर, बुखार उखार किसी को हुआ तो भी हम इस दवाई को नहीं देंगे, एट्रोपिन को या फिर एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स को, क्योंकि ये भी इंड्यूस, रिड्यूस मतलब होता है घटाना और इंड्यूस मतलब होता है बढ़ाना। ये दवाइयाँ भी टेम्परेचर को बढ़ाती हैं। फीवर में यही तो होता है, हमारे शरीर की टेम्परेचर जो है बढ़ जाती है। तो ये अपने चैप्टर का ये टॉपिक जो है सेकेंड चैप्टर का एंटीकोलिनर्जिक ड्रग कंप्लीट किया, डेफिनेशन पढ़ लिया, क्लासिफिकेशन में है एंटी मस्कर्निक और एंटी निकोटिनिक, और फिर आपने फार्माकोलॉजिकल एक्शन पढ़ लिया। फार्माकोलॉजिकल एक्शन में आपने ये देखा कि ये CNS पे स्टिमुलेट कर रहा है, आई में मेड्रियासिस यानी डायलेशन ऑफ पीपुल और इंट्राऑकुलर प्रेशर को बढ़ा रहा था, ट्रेकीकार्डिया यानी कि हमारे बीपी को भी बढ़ाता है, ग्लैंड से सिक्रीशन को बढ़ा दे रहा है, GI मोटिलिटी को घटा रहा है, डोज जो है 0.5 mg हम देते हैं, है ना। ब्रेडिकार्डिया यानी कि बीपी जब लो है उसको कंट्रोल करने के लिए, बढ़ाने के लिए, और प्री एनेस्थेटिक के तौर पे यूज़ करते हैं, और इंडिकेशन है प्री एनेस्थेटिक, अस्थमा के कंडीशन में यूज़ करते हैं, पार्किंसनिज्म में भी यूज़ करते हैं, फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेडिकार्डिया भी यूज़ करते हैं। तो ये था इसका टॉपिक्स और आपने समझ लिया। तो चलिए आप लोग बने रहिए PC फार्मा के साथ, और हम लोग मिलते हैं बहुत जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप लोगों के सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। तो ठीक है, अपना ध्यान रखिए और त्यौहार वगैरह अच्छे से मनाइए। छठ पूजा में आप नदी उदी में प्लीज़ ज़्यादा गहराई में ना जाएं, ठीक है ना, और ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, और प्लीज़ थोड़ा सा लाइक से सब्सक्राइब वगैरह कर दिया करिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड डे, नमस्कार।